ओके, लास्ट क्लास में जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे that was related to discrete Fourier transform, and then we looked at circular convolution. सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का हमने क्या कहा था कि इसका फॉर्मूला जो हमने लिखा था कि लेट्स से x1 ऑफ n, x2 ऑफ n, इट इज कन्वॉल्व्ड, और इसका जो है वो x1 ऑफ k मल्टीप्लाई बाय डॉट मल्टीप्लाई बाय x2 ऑफ, नहीं मैंने गलत सिग्नल यूज किया है, आई शुड नॉट यूज दिस, x2 ऑफ k, और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से n लिखते हैं. व्हाट दिस टेल्स मी कि ये दोनों सिग्नल जो हैं x1 एंड x2 दे आर पीरियोडिक. क्योंकि इनको एज्यूम किया जा रहा है कि दैट दे आर पीरियोडिक, दैट्स व्हाई द कन्वोल्यूशन विल बी सर्कुलर कन्वोल्यूशन. और सर्कुलर कन्वोल्यूशन में हम n एक वेरिएबल लिखते होते हैं. आई विल टेल यू बाय द एंड ऑफ दिस क्लास ये n वेरिएबल जो है वो क्लियर हो जाएगा कि व्हाई डू वी राइट दिस n एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस n. होपफुली विल बी एबल टू क्लियर दिस थिंग. ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला आपको लिख के बताता हूँ. ये फॉर्मूला इज y ऑफ n is equal to summation k is equal to 0 to n minus 1 x1 of m x2 of n minus m. ओके, जिस तरीके से हम लोग लीनियर कन्वोल्यूशंस को करते रहे हैं, तो हमें पता है कि हमने क्या करना है कि हमने x ऑफ n लिखना है, x1 ऑफ n, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे. फिर हम क्या करेंगे कि हम x2 को लिखेंगे इस तरीके से m, फिर हम इसको फ्लिप करेंगे x2 ऑफ माइनस m. जो फ्लिप वर्जन होगा दैट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. फिर हम इसको शिफ्ट कर देंगे टू n, फिर हम इसे करेंगे x2 n माइनस m, एंड दिस विल बी शिफ्टेड टू अ प्लेस जो कि n माइनस m होगी, एंड देन विल स्टार्ट ड्रैगिंग इट ऑन दिस साइड. ठीक है, और फिर हम डॉट मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड विल सम इट अप एंड विल गेट वन सिंगल वैल्यू, देन वी शिफ्ट सम इट, डॉट मल्टीप्लाई, सम इट अप एंड वी गेट दी अनदर वैल्यू. ठीक है, तो ये चीज़ प्रोसेस हम लोग करते रहते हैं, कंटिन्यूसली करते जाते हैं. ये चीज़ हम लोगों ने की हुई है, सो वी आर क्वाइट क्लियर अबाउट इट. लेकिन हम लोगों ने वो किया था लीनियर सिग्नल्स में जो कि नॉन रिपीटिंग सिग्नल्स थे. सो वी हैड अ सिग्नल लेट्स से 1 2 3 2 1, दैट वाज अ सिग्नल जिसको मैं कन्वॉल्व कर रहा था विद अनदर सिग्नल लेट्स से 1 1 1, और मैं उसका आंसर निकाल रहा था. बट नाउ बिकॉज दीज आर पीरियोडिक सिग्नल, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दीज सिग्नल्स इज कि ये आफ्टर सम टाइम रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. जो भी उसका इंटरवल है उसके बाद वो रिपीट हो रहे होंगे. सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस सिग्नल, लेट्स से आई राइट द सिग्नल 1 2 and minus 1, this signal, if it is repeating or if it is periodic, that means there is another copy of this thing after this which keeps on going, and then there are other copies of this signal before this, and this keeps on going. अब जिस वक्त हम लोगों ने इसको फ्लिप करना था, अब वो चीज़ें या शिफ्ट करना था, तो चीज़ें रेगुलर शिफ्ट के बजाय सर्कुलर शिफ्ट हो जाएंगी. जो फ्लिप था तो वो भी सर्कुलर फ्लिप हो जाएगा. So that becomes a bit confusing. So for example, अगर मैंने इसको 1 माइनस, इस वाले सिग्नल को मैंने 0 के अराउंड x माइनस m बनाना था, तो मुझे बेसिकली ये वाला पोर्शन उठाना है, ये वाली 3 वैल्यूज. अब और जिस वक्त हम इसकी कन्वोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होना शुरू हो जाता है. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सर्कल्स को यूज़ करते हैं. सर्कल्स को इसी वजह से इसको हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन कहते हैं. अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, I'll show you some MATLAB code and I'll tell you the reason why we are going to do this thing. So let's say कि हमने यही वाली एक एग्जांपल लेते हैं, x is equal to 1 to minus 1, minus 1. This is my x. Let's take h is equal to minus 2, 3 minus 4.
वी हैव दीज टू सिग्नल्स। अब हम लोगों ने टाइम डोमेन में इसको करके देखा हुआ है कि हम जब इनको कन्वॉल्व करना होता था तो हम कहते थे कि y इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ x, h एंड दिस इज द आंसर दैट वी यूज्ड टू गेट। मुझे पता है कि दोनों की लेंथ 3 है, so the answer that I should get will be 3 plus 3, which is 6 minus 1. The length of the answer should be 5, and these are the 5 coefficients that I get. ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ तो फोरियर डोमेन में तो मुझे सिर्फ डॉट मल्टीप्लाई करना था, तो मैं इनको डॉट मल्टीप्लाई करूंगा और देन आई शुड बी एबल टू टेक IFFT विच इज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, और मेरे पास आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद आ गई ना कि हम लोगों ने सिंपली पढ़ा हुआ है कि अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, सो लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन दिस, कि अगर मैं दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं दोनों सिग्नल्स का, which is this portion, I should be simply able to dot multiply them in the Fourier domain, take the inverse Fourier transform and bring it back again. So let's try to do this thing. So let's say कि y is equal to पहले हम कहते हैं FFT of x multiply FFT of h, then I take the inverse FFT and put it equal to y, or y2, let's say. Okay. This should be the same answer. Let's see what do I get. The answer that I get is something different. ठीक है, and this is what's happening is because of the formula of FFT, what ends up happening is that it ends up doing the circular convolution, जो कि circular convolution में होता है. There are ways to avoid it, but we'll talk about how to avoid them. But first see कि ये -13, 3, 4 ये आंसर आ क्यों रहा है. ठीक है, so पहले हम क्या करेंगे कि we'll see कि circular convolution का रिजल्ट आता कैसे है, then we'll see कि इसको avoid कैसे किया जा सकता है, what are the methods to do it, और then we'll see कि इसको आप लोगों ने इससे पहले किस जगह पे पढ़ा हुआ है, आपने इन चीज़ों को पहले से पढ़ा हुआ है इन इमेज प्रोसेसिंग, एंड आई विल गिव यू द एग्जांपल के वेयर यू हैव स्टडीड दीज थिंग्स. Okay, let's get over here. So let's draw some circles first. Go see. Okay, let me get the two signals. So this is my first signal, which is 1, 2, -1, and the other signal is -2, 3, and -4. So this is x and this is my h. ठीक है, मेरे पास दो सिग्नल्स हैं, इनको मैंने सर्कुलरली कन्वॉल्व करना है. तो सर्कुलरली कन्वॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि वी यूज सर्कल्स. इसमें से जिसको मैंने x को मैंने फ्लिप नहीं करना, आई सिंपली राइट इट इनसाइड द सर्कल, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे दैट आई फाइंड कि मुझे मिस्टेक नहीं करनी पड़ती. इससे कम मिस्टेक्स होती हैं कि आपने सिर्फ यू जस्ट गॉट टू रिमेंबर कि जो नंबर आपका आउटसाइड द सर्कल है उसको आपने शिफ्ट करते रहना है, जबकि अंदर वाला सिग्नल जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा. सो लेट्स राइट डाउन दिस थिंग 1 क्लॉकवाइज, 1, 2, -1, एंड देन व्हाट आई हैव टू डू इज, जब मैंने h को लिखना है तो उसको मैं क्लॉकवाइज लिखूंगा, बट आई नो कि मुझे h ऑफ -m लिखना है यहाँ पे. ठीक है, so what I will do is I'll write it anti-clockwise. So I do -2, 3, and a 4, and remember our starting point will be this one. ठीक है, इसके बाद मुझे सिंपली करना क्या है, इनको डॉट मल्टीप्लाई करना है. सो सिंपली डॉट मल्टीप्लाई, यू गेट -2 plus 8, and 3 minus 1 is -3, and the answer is 3. Written correctly. Sorry, this was -4. -4 minus, so you get -13. अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सिंपली आई राइट x विच गोज इनसाइड द सर्कल विच इज 1, 2, -1, और फिर मैंने जो आउटसाइड द सर्कल है इसको
क्लॉकवाइज एक शिफ्ट करना है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज h n माइनस m, उसको जो हम लोग इस साइड पे ड्रैग करते थे, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू shift each value by 1 clockwise. So this -2 goes over here, this -4 goes over here, this 3 goes over here, and let's do the dot multiplication again, and the answer that we get is 3 minus 4 plus 4, so we get 3. Let's do the next iteration, 1 2 minus 1. Okay, and we do the right shifting or clockwise shift. So what do we get? 3 minus 2 and minus 4, and the answer is 4 minus 4 plus 6 plus 2 is equal to 4, and the answer that I get is minus 13, 3 and a 4, and these are the results of the circular shifting. ठीक है, अच्छा ये तो हमें आगे किया। अच्छा ये हम कन्वोल्यूशन तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू अ प्रॉब्लम, आई हैव टू सिग्नल्स x एंड h एंड आई वांट यू टू डू दी सर्कुलर कन्वोल्यूशन। आप सिंपली करेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं 3 सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ एंड आई स्टार्ट सॉल्विंग इट। इनमें से एक को जिसको मैंने शिफ्ट नहीं करना उसको मैं सर्कल के अंदर लिखूंगा, जिसको मैंने शिफ्ट करना है उसको मैं सर्कल के बाहर लिखूंगा एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग दी शिफ्टिंग एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उससे मैं बड़ी आसानी से और लिटरली 5 मिनट्स में मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। रिमेंबर दिस थिंग कि इस चीज़ की प्रैक्टिस प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि लाइकली है कि अगली क्लास में सर इसमें से आपको असेसमेंट का सवाल जरूर देंगे। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज कि इस तरह का तो मुझे आंसर चाहिए नहीं था। आई डिड नॉट वांट टू गेट दिस आंसर, आई एक्चुअली वांटेड टू गेट द आंसर ऑफ लीनियर कन्वोल्यूशन, जो कि यहाँ पे था। सो विच इज वाई this is the answer that I wanted, and I have ended up getting this answer. What I want to do is I want to go from y2 to y1, यार मुझे तो आंसर लीनियर का चाहिए था। अब मैं वो कैसे कर सकता हूँ? उसके करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप सिंपली x और h की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एक x और h की लेंथ को इंक्रीज करने का तरीका क्या होता है कि यू ऑलरेडी नो कि आपके पास x जो है दैट इज if I remember correctly 1 2 minus 1, और आपके पास h जो था that was -2 3 and -4। आप सिंपली क्या करते हैं, you know the answer must be of length 5, ठीक है, because we know कि आंसर जो होता है वो l plus m minus 1 होता है। so this is 3 plus 3 minus 1 which is 5। आंसर must be of length 5। तो आप सिंपली करते क्या है कि इसके आखिर में जीरोस को ऐड कर देते हैं to make each one of them of length 5। so what that does, this is what actually is zero padding, और ये वाला काम आप लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग में किया हुआ है। इफ यू रिमेंबर कि जब आप लोगों ने एक इमेज लिया था, सो यू टुक एन इमेज ऑफ लेट्स से 100 क्रॉस 100, और इसके ऊपर आप एक फिल्टर अप्लाई करना चाहते थे, इट वाज 3 क्रॉस 3। इन दोनों की, और इनको फोरियर डोमेन में आप जब फोरियर फिल्टर्स पढ़ते हैं, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स। सो लेट्स से ये जो फिल्टर है 3 क्रॉस 3 का, इट वाज अ एज डिटेक्शन फिल्टर, जो कि डेरिवेटिव से आपने बनाया हुआ था, लैप्लासियन फिल्टर। इसको फोरियर डोमेन में मल्टीप्लाई करने के लिए आपको करना क्या पड़ता था, आप जीरो पैडिंग करते थे। ठीक है, तो ये वही वाला एग्जैक्टली वही वाला काम हमने किया कि हमने सिंपली जीरो पैडिंग की है। और अब जब हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन करेंगे, दैट विल एक्चुअली गिव मी द आंसर्स ऑफ लीनियर कन्वोल्यूशन, एंड वी कैन सी कि इसका वाकई लीनियर कन्वोल्यूशन वाले आंसर्स आते भी हैं या नहीं आते। सो व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली ड्रॉ, लेट्स से लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट 2-3 कोफिशिएंट्स। होने से ज़्यादा चाहिए थे, but I'm just going to draw 3 of them because I'm just going to calculate 3 values. So let's go ahead. Okay, हमने x को सर्कल के अंदर लिखना है clockwise. So let's go ahead and write x clockwise. So this is 1 2 -1 0 and a 0. Counterclockwise h, which is -2 3 -4 0 and 0. Let's calculate the values. The answer is 2 minus 1 minus 2,
plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. Let's do this one. 1, 2, minus 1, 0 and a 0, and the other one is, for that you have to shift it right. ठीक है, clockwise हम इसको right shift करेंगे. कैसे करेंगे? -2, this -2 goes to the next position, this 0 goes to the next position, this 0 goes to the next position, and similarly everything moves towards right by 1. So what you get is a 0, a 0, a -4 and a 3. The answer that you get is 3 minus 4, rest are 0, so you get a -1. Then you get 1, 2, -1, 0 and a 0, and you shift it right. So this 3 comes over here, -2, 0, 0 and a -4. And the answer you get is -4 plus 6 plus 2, which is 4. And similarly you can calculate the next two values as well. And you can see कि ये वाले जो coefficients आ रहे हैं, these are actually the results of linear convolution. ठीक है, जो कि आपके लीनियर कॉन्वोल्यूशन में आने थे, तो दिस वही रिजल्ट्स आपके इसमें आएंगे. सो लेट्स सी कि आपके आंसर जो लीनियर कॉन्वोल्यूशन के थे, दैट वाज -2, -1, 4, 11 एंड 4. तो हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी एग्जैक्टली वही आ रहे हैं. तो दिस इज व्हाट यू कैन डू कि जब आप लीनियर सर्कुलर कन्वोल्यूशन जब आपके पास हो रही है, यू नो के दिस इज सर्कुलर कन्वोल्यूशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. उसको सर्कमवेंट करने का तरीका क्या होता है कि यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ जीरोज बाय डूइंग द जीरो पैडिंग एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सिग्नल. उससे क्या होता है कि जो जिस जगह पे वो ओवरलैप आना था या उसने आपस में ओवरलैप करके आपके सिग्नल को करप्ट करना था, सर्कुलर कन्वोल्यूशन के रिजल्ट्स आने थे, वहाँ पे जीरोज आ जाएंगे, उनको वो सर्कमवेंट कर देगा एंड यू गेट द करेक्ट आंसर बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन लीनियर कन्वोल्यूशन, नॉट इन सर्कुलर कन्वोल्यूशन. अब इसको हमने अवॉइड करना होता है. सो दिस वाज द वन वे ऑफ डूइंग इट. सो लेट्स सी इन मैटलैब कि क्या बाकी हमारे पास ये जो रिजल्ट्स हैं बाकी इसी तरीके से आएंगे भी या नहीं आएंगे. सो लेट्स से x को मैं लेट्स कॉल इट x1. लेट्स ऐड 0 and a 0. Then we go h1 and we add another two zeros over here, 0 and a 0. अब जब मैं इसके ऊपर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, I should be able to get the correct answer. ठीक है, this is exactly what I wanted. सही है. This was one way of doing it. Any question from this up till now? सर, ये जो आपने अभी बताया कि 2 जीरो सेट लेने हैं, h1 की लेंथ डिफरेंट हो सकती है h1 से, तो उस केस में बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. वो हम अभी करके देखते हैं. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप हुज़ामा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी तो काफ़ी आहिस्ता आ रही है, लेकिन मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया. सो द क्वेश्चन इज इट पॉसिबल, अभी तो हमने x और h की लेंथ सेम रखी है, वी हैव टेकन बिकॉज हम एग्जांपल कर रहे थे, सो कन्वीनियंटली वी हैव टेकन x एंड h ऑफ सेम लेंथ. इज इट पॉसिबल कि आप उनको डिफरेंट लेंथ्स का करें? एब्सोल्युटली, लेट्स डू इट राइट नाउ. ठीक है, अभी हम अभी कर लेते हैं. तो लेट्स से कि हमारे पास h जो था that was something, let's change h, let's add 5 over here. ठीक है, so, अब x की लेंथ है 3, h की लेंथ है 4. we know कि आपका आंसर की लेंथ क्या होनी चाहिए, 3 plus 4 minus 1 which is 6. दोनों की लेंथ 6 कर दें, that's it. ठीक है, जीरो पैडिंग जब करेंगे आप दोनों की लेंथ 6 कर देंगे. ठीक है उसामा, did you get your answer? Yes sir, yes sir. Good. Okay, अब इससे आगे हम एक और चीज पे चलते हैं कि आपने देखा होगा, याद होगा कि जिस वक्त हम इस तरह का करते थे कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू FFT ऑफ सॉरी लेट्स डू कैपिटल X इज FFT ऑफ x. इसके साथ हम लोग कुछ नंबर लिखा करते थे. तो हम लोग अब लैब के अंदर यूजुअली आप कहते थे कि आप कुछ बड़ा नंबर डाल दें, लेट्स से 256 डाल दें या 1024 डाल दें या कुछ और नंबर डाल दीजिए. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस नंबर? सो लेट्स से कि हम कहते हैं कि लेट मी जस्ट रीडिफाइन माय नंबर्स ताकि मैं कोई गलती ना करूं. फर्स्ट एवरीथिंग x equal to this and h is equal to this. So I want to calculate my capital X, which is the Fourier transform of x,
इज इक्वल टू FFT ऑफ x। जब मैं इसको करता हूँ तो इट गिव्स मी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड 3 ऑफ देम, क्योंकि x की लेंथ 3 थी तो मुझे 3 नंबर्स ही फोरियर ट्रांसफॉर्म में देगा। अगर मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेल कि यार मेरे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे हो वो n पॉइंट का कैलकुलेट करें, वेयर n इज, यहाँ पे मैं n की वैल्यू कुछ दूंगा। अब मैं इसकी, मुझे पता है कि यार अच्छा मुझे एक्चुअली अगर इसकी लेंथ 5 हो, बिकॉज द लेंथ ऑफ बोथ सिग्नल्स इज 3, तो मेरे पास आंसर जो है वो लेंथ 5 का आना चाहिए। तो अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते ही 5 लेंथ का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूं तो आई शुड बी एबल टू गेट द राइट आंसर। ठीक है, सो इफ आई यूज 5 ओवर हियर आई विल गेट 5 coefficients of x. Similarly, I'll do capital H is equal to FFT of h comma 5. So that will also give me a length of 5. Then I can do, okay, capital Y is equal to x dot multiply by h. Then I can take y is equal to capital H. Have I done something wrong? Doesn't seem like. Let's do it again. क्योंकि ये -235 आना नहीं चाहिए था, इसका आंसर ये आना चाहिए था h, इसका आंसर ये आना चाहिए था। I've done something wrong. Let's do it again. So let's say y is equal to, okay, मेरे पास कमांड लिखी हुई जो है, there we go, 5 yes, I get the right answer. I don't know मैं पहले इसमें zeros क्यों आ रहे हैं, I don't know. अच्छा समझ आ गई मुझे, IFFT of h कर रहा हूँ मैं, IFFT of y करना था, so I should be able to get the right answer. ठीक है, तो what this does is this calculates an n point f Fourier transform of this function. So I could have said okay, n is equal to 5, n is equal to 4, n is equal to 256. ठीक है, यूजुअली हम लोग लैब में आपको क्या कहते रहे कि यार आप 256 का कर दें, या लेट्स से हम 5 के बजाय लेट्स चेंज द नंबर, लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ 5 लेट्स राइट 10। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। सो ऑल दैट इट डज इज कि पहले जो 5 कोएफिशिएंट्स थे जो कि एक्चुअल कोएफिशिएंट्स आने चाहिए थे वही कोएफिशिएंट्स आए, बाकी सारे के सारे जीरोस आए। सिमिलरली आई कैन चेंज, इंस्टेड ऑफ 10 आई कैन से अच्छा मैं 256 का कैलकुलेट कर लेता हूँ, 256 आई कैन से ओके 256। क्या होगा कि सिर्फ पहले 5 वैल्यूज जो हैं जो कि आपकी एक्चुअल वैल्यूज थी, बाकी सब के सब आपके जीरोस आए। ठीक है, सो व्हाट यू एंड अप डूइंग इज जब आप हायर नंबर ऑफ पॉइंट FFT कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ऑल आपको बाकी सारे नंबर जीरोस आ रहे हैं, सो ऑल दैट यू एंड अप डूइंग इज डूइंग अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन फॉर जस्ट कैलकुलेटिंग जीरोस। इस वजह से यूजुअली आप हाई यू एक्चुअली डिजाइन के साथ आप n की वैल्यू जो है वो आप सेलेक्ट करें कि आपने n की वैल्यू क्या देनी है। यूजुअली आप जितने सिग्नल के लेंथ से जितना आंसर चाहते हैं उतनी की आप लेंथ देते होते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज वाई जो लैब्स में हम करते रहे, जैसे हमने 256 चूज़ किया था या 1024 किया या इस तरह का कोई नंबर चूज़ किया, सिमिलरली आप लोग यही वाला काम एग्जैक्टली जो जब आपने फोरियर डोमेन में फ्रीक्वेंसी डोमेन के फिल्टर्स पढ़े थे इमेज प्रोसेसिंग में, आपने ये वाला काम किया हुआ है। उसमें भी आप फोरियर कैलकुलेट कर रहे थे तो आप उसमें 1024 या इस तरह का कोई नंबर यूज़ करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप 2 रेज़ टू पावर सम नंबर यूज़ करें। ठीक है, सो आइदर यू यूज़ 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256, 512, 1024 इस तरह का नंबर यूज़ करते हैं। एंड द रीज़न विल बी मच मोर क्लियर इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक एल्गोरिथम पढ़ेंगे फॉर एफिशिएंटली कैलकुलेटिंग द फोरियर कोएफिशिएंट्स। व्हाट दैट एल्गोरिथम टेल्स अस कि अगर आपने 32 कोएफिशिएंट्स लेट्स से कैलकुलेट करने हैं या आपने 31 कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं या 32 या लेस देन 32 कैलकुलेट करने हैं, सो इट डजंट मैटर क्योंकि टाइम सेम ही लगेगा, आपको कंप्यूटेशन सेम चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग 32 और 31। 32 कोएफिशिएंट्स का फ़ायदा ये होता है कि और इवन नंबर ऑफ 2 रेज़ टू पावर में अगर आप कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करें उसका फ़ायदा ये होता है दैट मेक्स योर कैलकुलेशंस मच ईजियर। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग।
which is there is always a relationship between linear and circular convolution. So let me just write down the results of linear convolution. So let's relationship between linear and circular convolution. So let's write down the exact coefficient. Then I'll ask you कि you tell me कि इसके relationship क्या बनता है. So the results of linear convolution is this: -2, -1, 4, -11, and 4. These are the results of linear convolution. The results of circular convolution are -13, 3, and a 4. Can you see any relationship between these? Do you think these two arrays are connected in some way? Anybody? खामोशी होगी है. Anybody? हुजामा? Yes sir. Sir question क्या है? आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है हुजामा. Can anybody else say can they see a relationship between these two? Sir, am I audible now? हुजामा आप बोल रहे हैं लेकिन मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. Anybody else? बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप है. You can see कि अच्छा basically circular convolution में हुआ क्या है कि the length of this one is 5, the length of circular convolution is 3. तो 3 के बाद जितने coefficients थे they have been simply added into this to get these answers. ठीक है. So if I say कि n जो था that is equal to 3, तो सर्कुलर मुझे अगर लेट्स से मुझे सिर्फ सर्कुलर कन्वोल्यूशन आती है तो मैं सर्कुलर लीनियर कन्वोल्यूशन आती है तो मैंने लीनियर कन्वोल्यूशन के आंसर्स निकाल लिए. आई नो कि 5 कोएफिशिएंट्स वो ये आते हैं एंड आई वांटेड टू कैलकुलेट दी सर्कुलर कन्वोल्यूशन फॉर n इज इक्वल टू 3. सिंपली मैं करूंगा क्या कि जितने भी लीनियर कन्वोल्यूशन के कोएफिशिएंट्स हैं आफ्टर 3 आई विल ड्रॉ अ लाइन. उसके बाद जितने कोएफिशिएंट्स को हैं उनको मैं इधर नीचे ला के सिंपली ऐड कर दूंगा एंड आई गेट द आंसर. सिमिलरली इफ आई से n is equal to 4 का मैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालना चाहता हूँ. सो व्हाट आई नीड टू डू इज -2, -1, 4, -11 and a 4. और आफ्टर फर्स्ट 4 कोएफिशिएंट्स आई ड्रॉ अ लाइन. इसके बाद के जितने कोएफिशिएंट्स हैं आई सिंपली ब्रिंग देम डाउन and the above, and the answer that I get is 2, -1, 4, -11, and this is the answer that I get. ठीक है. इस चीज को हम मैटलैब में भी बड़ी जल्दी से चेक कर सकते हैं. सिंपली जहाँ पे हमने इसको कोएफिशिएंट्स निकालने को कह रहे हैं कि यार इतने कोएफिशिएंट्स का निकाल दो, उस जगह पे अगर मैं इसे कह दूं कि यार 4 कोएफिशिएंट्स का आप मुझे निकाल दो, इट विल गिव मी द सेम रिजल्ट जो कि मैंने अभी कैलकुलेट किया है. ठीक है. 2, -1, 4, -11, 2, -1, 4, -11. ठीक है. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर कन्वोल्यूशन एंड सर्कुलर कन्वोल्यूशन. इनमें से अगर आपके पास लीनियर कन्वोल्यूशन के रिजल्ट्स हैं तो उनको यूज करते हुए आप बड़ी आसानी से सर्कुलर कन्वोल्यूशन के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं. सो व्हाट इफ आई से कि लेट्स से लेट्स से दिस इज x. ठीक है. एंड आई गिव यू दिस मच इंफॉर्मेशन. दिस इज द लीनियर कन्वोल्यूशन. n is equal to 3. These are the results of circular convolution. Can you find me the value of x? Can you do it? Can you guys do it?
यस और नो, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, बेशक टाइप करके बता दें, यस, थम्स अप, एनीथिंग। नथिंग। यार कोई तो जवाब दे दो, कुछ किसी को कुछ तो समझ आ रही है। यस सर समझ आ रही है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन का मसला है, मुझे पता नहीं आपने क्या बात की अभी। ओके, चलें, इसकी रिकॉर्डिंग है तो आप इसको देख सकते हैं। मैं कह मैं ये रहा हूँ, क्वेश्चन इज कि अगर आपको मैं ये क्वेश्चन देता हूँ जो कि मैंने इधर लिखा हुआ है, विच इज दिस वन, where there is an unknown which is x, this is the result of linear convolution, and I tell you that n for calculating the circular convolution is, let's say, 3, and I give you the first 3 coefficients of circular convolution. Can you find me the value of x? यस सर। है ना, बड़ी इजी है, हमें पता क्या है इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप क्या है कि सिंपली क्या होता है कि जो जितने भी आपका सर्कुलर कन्वोल्यूशन की वैल्यू n है, उससे आगे के जितने नंबर्स होते हैं लीनियर कन्वोल्यूशन के, वो सिंपली रोटेट होके आपके सिग्नल के अंदर ऐड हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर कन्वोल्यूशन, और ये सॉर्ट ऑफ आपके सिग्नल को करप्ट कर रहा होता है। इसके रिमेंबर कि मैं आप लोगों को इसके कुछ लेट्स नेक्स्ट जो असेसमेंट है, अगर तो सर शुएब ने आपको इसमें से सवाल दिया तो ठीक है, अदरवाइज आई विल गिव यू सम असेसमेंट फ्रॉम एग्जैक्टली दिस टॉपिक, ताकि आप लोगों की इस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। यस सर। ठीक है, इस चीज़ को बुक से प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, सर्कुलर कन्वोल्यूशन को पढ़ लीजिएगा, सर्कुलर कन्वोल्यूशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जब आपको पेपर में अगर ये चीज़ें आएँ तो आप लोगों के लिए आसान हो इन चीज़ों को सॉल्व करना। ठीक है, वैसे आई एम जस्ट स्टॉपिंग द शेयरिंग ऑफ स्क्रीन ताकि थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर हो जाए वॉइस की। इसकी जो हम आपको नेक्स्ट लैब कराएंगे उसमें हम आपको मजीद इन चीज़ों की प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन जस्ट लेट मी जस्ट रिकैप दिस थिंग कि यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज थिंग्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कोर्स। मे बी आपको इस तरीके से आपने ना पढ़ा हो, लेकिन आपने इमेज प्रोसेसिंग के कोर्स में जीरो पैडिंग जो करते हैं वो इसीलिए करते होते हैं। फिर जब फोरियर ट्रांसफॉर्म में जब आपने जो फिल्टर्स पढ़े हुए हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन के फिल्टर्स, उसमें हम लोग जीरो पैड करके ही फिल्टर का जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे होते थे। तो वो इसीलिए करते होते हैं ताकि आपका फिल्टर जो है वो कंपैटिबल हो और आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके सेम लेंथ का, और आप उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके ऐड कर सकें या डायरेक्टली डॉट मल्टीप्लाई कर सकें। सही है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क। नो सर। पिंडी इस्लामाबाद में तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, आई थिंक थोड़ी सी आंधी भी चलना शुरू हो गई, मे बी दैट इज़ द रीज़न के कनेक्शन थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गया। तो इन्जॉय द वेदर, स्टे सेफ। आप लोग का, आपको पता है कि आप लोग का फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह जो है मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। और आप लोग की एक असाइनमेंट भी ड्यू है करीब ही, आई थिंक 26 या 28 को शायद ड्यू थी। लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट इट, उन चीज़ों को प्लीज़ देख लीजिएगा। यस सर। नहीं, 30th को ड्यू थी, इफ आई रिमेंबर 30th को है। को ड्यू थी वो, है ना? कैन समबडी रिमाइंड मी कि उसकी डेट क्या थी? यस सर 30th। जी हाँ, 30th थी, बिल्कुल ठीक है, 30th सही। आई थिंक हमने लास्ट क्लास में कहीं पे लिखा भी था। देयर वी गो, 30th जून, 30th जून, यस। ओके देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।